24 की चौधर में आपका स्वागत है और आज हम हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों का सटीक विश्लेषण करेंगे। माफ करना, सटीक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन किस पर भारी है, कौन सी पार्टी का दबदबा है और कौन सी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर श्री साठी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर 25 मई को चुनाव होने वाले हैं और 10 की 10 सीटों में कहीं ना कहीं जो रूपरेखा है उसको लेके बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं हरियाणा के, उसको लेके बात करेंगे। कौन किस पर भारी है, उसको लेके बात करेंगे। शुरुआत अंबाला सीट से करते हैं। अंबाला में कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से बंतो कटारिया मैदान में है और उसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो वरुण मुलाना यहां ताल ठोके हुए है। दोनों में कौन किस पर भारी है उसका विश्लेषण कर लेते हैं। तमाम बाकी सीटों का 1 बाय 1 विश्लेषण करेंगे। राठौर साहब, कैसे देखते हैं अंबाला को लेकर? लोकसभा जो है पारा लोकसभा सीट में काफी ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन राजनीतिक गर्मी भी उतनी ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए कमल जी, मैं कल ही का एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। कल मेरा एक यमुनानगर का विजिट था, यमुनानगर का दौरा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यमुनानगर के अंदर आए हुए थे। यमुनानगर का वो एरिया अंबाला लोकसभा के अंदर आता है। अगर जनसंख्या के बिहाफ से मैं बात करूं या मैं भीड़ के बिहाफ से मैं बात करूं या इस तपती हुई लू में भी जनता के हिसाब से बात करूं तो जनता का क्राउड देखने लायक था। जहां तक मैंने कुछ लोगों से चर्चा करी, अगर उसमें हम वोट की बात करते हैं तो वोट में कहीं न कहीं वो भीड़ मुझे थोड़ा सा कन्वर्ट होते हुए कम दिखाई दी। उसके पीछे एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है कि सहानुभूति की वोट लेने के लिए श्री रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया जी को टिकट दी है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी है, इसके दुष्परिणाम भी है। बंतो कटारिया के साथ कभी भी वर्कर्स का डायरेक्ट जुड़ाव नहीं हो पाया और ना ही अपने राजनीतिक जीवन में रतनलाल कटारिया जी संगठनात्मक रूप से गांव वाइज अपनी कोई अच्छी स्टिक टीम कभी गठित नहीं कर पाए। उन्होंने हमेशा सहानुभूति के बिहार पे या लहर के बिहार पे वो चुनाव जीतते रहे। तो मेरे अपने निजी विश्लेषण के अनुसार, मेरी अपनी निजी राय के अनुसार अंबाला का जो लोकसभा का चुनाव है वो मुझे कांग्रेस और बीजेपी में एक फाइट दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा था कि बंतो कटारिया पार्टी लेवल पर उसने अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वरुण मुलाना का जो चेहरा सामने आया, हालांकि इनके पिताजी थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी पैठ उनकी यहाँ नजर आ रही थी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक युवा चेहरे के रूप में यहाँ से अंबाला से उभर कर वो सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में वरुण मुलाना आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनाव 25 मई को होगा और अंबाला लोकसभा सीट की जनता तय करेगी कि उनका सांसद कौन होगा। अगली बात हम कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं और कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से आपने देखा बीजेपी की ओर से नवीन जिंदल हैं और एनडीए माफ करना, इंडिया गठबंधन की बात करें तो एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली हुई है और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता मैदान में है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल की तो वहां से खुद अभय सिंह चौटाला मैदान में है। और एक अच्छी बात यह भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो पीछे जो किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन में उन्होंने एलनाबाद सीट से अपनी सीट को रिजाइन किया और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में फिर से जीत दर्ज की। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के हकों की बात करते हुए दिखाई दिए और यही कारण है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से किसान संगठन जो है गुरनाम सिंह चंदूरी, उनका समर्थन भी अभय सिंह को है। और निश्चित तौर पर अब 3 जो चेहरे हैं कुरुक्षेत्र के रन में दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखते हो तीनों की गुना भाग को? देखिए कमल जी, हम अंबाला की चर्चा के साथ साथ अभी हम कुरुक्षेत्र पे चर्चा करने जा रहे हैं। जिस प्रकार अंबाला के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल कारण कोई भी हो चुनाव को तिकोना नहीं बना पाए, लेकिन जहां कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते हैं, आज एक बड़े राष्ट्रीय लेवल के पत्रिका ने राजस्थान पत्रिका ने भी आज कुरुक्षेत्र की सीट को तिकोने मुकाबले में नेक टू नेक फाइट में बताया है। जहां तक किसान संगठनों की बात करते हैं, चाहे कितने भी किसान संगठन हो, एक भी किसान संगठन ऐसा नहीं है जो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से नाराज हो। उसके पीछे एक कारण है।
सुशील गुप्ता जी ने हमेशा पैसे के बल की राजनीति की है, आम आदमी के साथ उसका कोई ऐसा सीधा जुड़ाव नहीं है। दूसरा एक और कारण है उनका अच्छे मुकाबले में ना आने का। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी भी कोई राजनीतिक रूप से हरियाणा के अंदर उभरे, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस ऐसा कोई स्पष्ट मेजोरिटी में तो आने नहीं जा रही जहां एक एक सीट की वैल्यू हो। तो उनके लिए ये सीट मायने नहीं रखती, उनके लिए अपनी पार्टी मायने रखती है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कैडर आज आम आदमी पार्टी के लिए उस लेवल पे खड़ा है। नहीं, मैंने ग्राउंड पे देखा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता को हल्का नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जो ग्राउंड पे जो स्थिति है, कहीं ना कहीं गांव में जो उनके प्रोग्राम हमने देखे, वहां कहीं ना कहीं वो अच्छी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका जो ये वाक्य था कि तीनों का मुकाबला यहाँ है, इस बात में मेरी पूरी सहमति है, और कहीं ना कहीं जो मार्जिन भी है वो काफी कम रहने वाला है कुरुक्षेत्र लोकसभा। इसमें एक बात और देखने को मिलेगी कमल जी, नवीन जिंदल जी अपने बिजनेस के कारण कुरुक्षेत्र में से पहले भी 2 बार सांसद रहे, लेकिन वो 10 साल की जो चुप्पी, 10 साल से जनता से जो उसकी दूरिया, वो कहीं न कहीं नवीन जिंदल के चुनाव को वैसा उठने में बाधा बने हुए हैं। जहां से अभय सिंह चौटाला जी की बात है, अभय सिंह चौटाला जी लगातार 10 साल से जनता के बीच में रहे हैं। किसान आंदोलन में उनका इस्तीफा, किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति, और एक उनकी जो एक आज वो छवि है कि जुबान के धनी की, आज आम ग्रामीण मतदाता, किसान मतदाता और युवा और दूसरी पार्टी के भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा ऐसे भी सोचते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी ने जो बोला है वो जुबान का पक्का, वो करके दिखाएगा। चलिए, वो जुबान का पक्का है, उनका व्यक्तित्व है, लेकिन जो ग्राउंड स्थिति जो नजर आ रही है कि नवीन जिंदल, एक इस इलेक्शन में मैंने पहली बार देखा है कि एक नेता अपने कंपटीटर को अच्छा बता रहा है, और नवीन जिंदल हर जगह हर रैली में कह रहे हैं कि अभय चौटाला उनके बड़े भाई हैं, उनका यहाँ अच्छा वर्चस्व है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि नवीन जिंदल को लगता है कि कितना अभय सिंह चौटाला मजबूत होंगे उतना उनका फायदा नवीन जिंदल को मिल सकता है? ऐसे सिनेरियो भी देखते हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात है। उनको पता है कि जो मतदाता किसान टाइप का मतदाता या किसानी सोच का मतदाता, अगर उसको सुशील गुप्ता की तरफ जाने से रोकना है तो कहीं न कहीं नवीन जिंदल का प्रयास होता है कि ये बताना अभय सिंह ही मुकाबले में है, ताकि लेकिन ये भी कोई दो राय नहीं, तीनों नेक टू नेक है। ये फैसला जनता को करना है। आज कांग्रेस को भी जनता वोट देना चाहती है, ऐसी बात नहीं देना चाहती। बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। हमारे हरियाणा के मतदाता की एक और खास बात है, वो इलेक्शन जिताने के लिए वोट नहीं डालता, वो हराने के लिए वोट डालता है। जहां तक कुरुक्षेत्र की बात है, यहाँ किसी को हराने के लिए की बात नहीं, यहाँ जिताने के लिए वोट डाली जा रही है। तो चलिए, ये भी फैसला जनता करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नवीन जिंदल की जो स्थिति है वो काफी पतली यहाँ नजर आ रही है। कौन जीतेगा और ये तो जनता बताएगी। जनता वोट का जो उनका दिन होगा, वोट का इस्तेमाल करेगी, और किस नेता के पक्ष में वोट करेगी ये देखना होगा। 25 मई का समय इंतजार रहेगा। अगली सीट करनाल पर चर्चा कर लेते हैं। बड़ी रोचक सीट है, और जैसे ही कांग्रेस के उम्मीदवार जब मैदान में नहीं थे तो उससे पहले ऐसा लगता था कि मनोहर लाल खट्टर इस सीट से काफी मार्जिन से जीत सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक युवा चेहरा कांग्रेस ने यहां उतारा बुद्धि राजा को, और कहीं ना कहीं वहां आकर अब फाइट का मोड़ देखने को मिल रहा है। आसान जीत मुझे वहां नजर नहीं आ रही मनोहर लाल खट्टर की। देखो, अगर करनाल लोकसभा की वधावन जी बात की जाए, करनाल के अंदर हराने के लिए वोटर तैयार है। करनाल के अंदर खुद बीजेपी का भी वर्कर मायूस है, वो उस लगन के साथ मनोहर लाल जी के साथ नहीं खड़ा जो उसको पार्टी धर्म के नाते खड़ा होना चाहिए था। और लोग आज अपने जो बुद्धि राजा जी को वोट नहीं देना चाह रहे, वो खट्टर के खिलाफ वोट डालना चाह रहे हैं। अगर लोगों को ये लगा कि एनसीपी और इनेलो का साझा उम्मीदवार वीरेंद्र मराठा फाइट में है, वो जीत सकता है, तो लोग एक तरफा वोट वीरेंद्र मराठा को डालेंगे। अगर उनको ये दिखा कि ये नहीं जीत सकता, बुद्धि राजा हरा सकता है खट्टर साहब को, तो बुद्धि राजा के पक्ष में वोट डाली जाएगी। ये पूरी तरह सच है कि करनाल लोकसभा का मतदाता दिल से चाहता है कि मनोहर लाल जी को कैसे हराया जाए। अब वो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल मुकाबला लगभग पूरा आप टाइट मानते हैं मुकाबला? तीनों में टाइट मानता हूं मैं। तीनों में टाइट। तो चलिए, ये भी जनता फैसला करेगी, लेकिन सवाल ये है कि जैसे बीजेपी गदगद हो रही थी कि जो करनाल सीट है उस पर उनका दावेदारी बड़ी
अहम मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के बाद वो दावेदारी कहीं ना कहीं अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है और वहां कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर 25 मई को करनाल की जनता तय कर लेगी कि उनका नेता कौन होगा। चलिए अगली सीट की बात करते हैं। रोहतक चलते हैं। रोहतक सीट बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि हुड्डा परिवार का सदस्य है, या ये कहें कि सांसद जो पीछे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो मैदान में है और हुड्डा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं। और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस की ताकत रोहतक में देखने को मिल रही है। और दूसरी ओर जो अरविंद शर्मा हैं, कांग्रेस के हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, माफ करना बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और अपना जातीय समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शर्मा कास्ट से आते हैं, तो पिछली बार भी वो यहीं से जीते थे और दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने हराया था। तो इस बार कैसे देखते हैं, आमने सामने की टक्कर है या कहीं बड़ा बदलाव यहाँ हो सकता है? देखिए वधावन जी, एक बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि पूरे हरियाणा की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, सबसे हॉट सीट आज के अंदर रोहतक की सीट है। उसके पीछे दो कारण है। पूरी हुड्डा कांग्रेस का पहला प्रयास रोहतक पे है, बिल्कुल, और बीजेपी का भी सबसे ज्यादा प्रयास रोहतक सीट पे है। माफ करना, चाहे उनके राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हो, चाहे हर एक गांव में किस बिरादरी की वोट है, उस बिरादरी के नेता को उस गांव में बुलाना हो, यानी उनकी इलेक्शन की जो मैनेजमेंट है वो कहीं न कहीं कांग्रेस से बेहतर मुझे बीजेपी की दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में एक टीस है, वे पिछली बार दीपेंद्र गलत हार गया, अब की बार नहीं हारने देंगे। एक तीसरा कारण और भी है, जब वोट 3-4 जगह बढ़ जाते हैं, जब समीकरण कुछ और होते हैं। रोहतक लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है आज के दिन जो लग रहा है कि वहां मुकाबला आमने सामने होगा, वहां जीत हजारों में होगी, जीते चाहे कोई भी। फिलहाल मुझे वो मामला टफ सा दिखाई दे रहा है। तो कांटे का मुकाबला आप कह सकते हैं। बिल्कुल बता। चलिए सोनीपत में भी कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार का दबदबा माना जा रहा है और वहां भी आपको पता है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने टक्कर है। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात आपकी एक बात सही है, कुरुक्षेत्र में और पार्टियां भी मिलकर मुकाबले को तिकोना नहीं बना पाई जैसे कई लोकसभा के अंदर है। दूसरी बात क्या है, दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट ब्राह्मण समुदाय से, और ब्राह्मण समुदाय की अच्छी खासी वोट भी है कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर। आपकी मैं उस बात सोनीपत लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी उस बात में भी सहमत हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो गढ़ है। लेकिन अगर गढ़ की बात करें तो पिछले लोकसभा के नतीजों पर भी आप जा सकते हैं। जनता कई बार गढ़ नहीं देखती, जनता देखती है कौन हराना कुछ। दोनों ही चेहरे कोई नामी चेहरे नहीं है, ना तो मोहनलाल बड़ोली जी कोई लोकसभा लेवल का चेहरा था, ना ही वो सतपाल ब्रह्मचारी जी भी लोकसभा लेवल का। वहां बेसिकली कांग्रेस और बीजेपी के नाम पे वोट आएंगी, तो मुकाबला मुझे वहां भी थोड़ा सा ना टाइट लग रहा है। टाइट सा ही लग रहा है, मतलब कोई एक तरफा किसी के बारे में कह नहीं सकते। देखिए 10 की 10 सीटें जीतने का जो बीजेपी का दावा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हरियाणा से नहीं दिख रहा आज के दिन। लेकिन कहीं ना कहीं जो विश्लेषण आ रहा है, जो चर्चा हो रही है, तमाम सीटों पर सींग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अगली सीट हिसार पर चर्चा कर लेते हैं। हिसार पर की बात करें तो बीजेपी की ओर से रणजीत सिंह चौटाला हैं। इनेलो की बात की जाए तो वहां सुनैना चौटाला हैं। जेजेपी की बात की जाए तो वहां नैना चौटाला हैं। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जयप्रकाश मैदान में हैं। और कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला हिसार में भी हम देख रहे हैं। देखिए कमल जी, आपकी सही बात है। अगर रोहतक के बाद कोई हॉट सीट की बात की जाए तो आज वो सेकंड नंबर पे हिसार आती है। हिसार में दो बातें हैं, मुझे जो आकलन है हिसार का, मैं हिसार में पढ़ा भी हूं, जो लोगों को संपर्क है जैसा, हिसार की जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी चारों ही पार्टी के कैंडिडेट एक समुदाय के लोग हैं, और उस समुदाय की जो वोटें हैं वो स्वाभाविक रूप से तीनों चारों जगह डिवाइड हो जाएंगे। बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी का जो पुराना कैडर है या जो स्थानीय नेता है वो थोड़े से इस बात पे नाराज है कि जो कैडर के लोग थे पुराने, उनको टिकट नहीं गया। आज आप देख रहे हो कुलदीप बिश्नोई, जो लोग 20-20 साल से नाराज थे, उनको भी इसलिए मनाने का प्रयास कर रहा है कहीं अगर रणजीत सिंह हारते हैं तो वो बात कहीं कुलदीप पे ना आए कि कुलदीप ने पूरा प्रयास नहीं किया। वो अपना एडी चोटी का जोर लगाए हुए, खुद मनोला ने एडी चोटी का जोर लगाए हुए, जयप्रकाश जी के लिए खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा एडी चोटी का जोर लगाए। लेकिन कांग्रेस की जहां वहां एसआर के फला फला गुट की जो बात है, मुझे उसमें भी मुकाबला थोड़ा तिकोना सा लगता है। जेजेपी हालांकि मैदान में नहीं आ पाई जैसा आना चाहिए, लेकिन सुनैना की जो गांव में लोग वोट
जो उनके बिल्कुल जो सुनने आते हैं, सुनने आ रहे उसके हैं प्रति जो लोगों के विचार है, वो कहीं उनकी ना जो कहीं एक छवि बनी है, वो कहीं न कहीं मुकाबले को आरक्षण के अंदर तिकोना बनाए हुए। चलिए, ये भी सीट कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है। स्पष्ट आंकलन इस सीट पे नहीं किया जा सकता, बाकी हिसार की जनता तय करेगी कि उनका सांसद कौन होगा। चलिए सिरसा चलते हैं, और सिरसा में भी लगभग आमने सामने का मुकाबला है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की ओर से है और बीजेपी की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर हैं। हालांकि अशोक तंवर का इलेक्शन शुरुआती दौर में काफी अच्छा था, लेकिन जैसे ही शैलजा का अनाउंस हुआ नाम, तो उसके बाद वो इलेक्शन कहीं ना कहीं पलटी मारता हुआ नजर आया। राठ साहब कैसे देखते हैं? बिल्कुल वधावन जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जब से शैलजा सिरसा के अंदर उतरी है, एक कारण तो वो था, तंवर जी के खिलाफ किसान पहले ही प्रदर्शन कर रहे थे और शैलजा के प्रति थोड़ा सा नाराजगी लोगों में ज्यादा नहीं थी। लोग एंटी बीजेपी की बात करते तो उनकी पहली चॉइस फिर वो थी। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा आपने देखा होगा, सिरसा के अंदर इनेलो की जो एक रैली थी, उसकी भीड़ के आकलन को किया जाए, बिल्कुल, अभी मैं देख रहा था, बहुत लौट के प्रयासों को किया जाए, तो मुझे कहीं न कहीं इनेलो भी नजदीक से दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मुकाबले की बात की जाए तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है। मुझे वहां थोड़ा सा अपने मन से लगता है कि कहीं न कहीं शैलजा जी वहां एक आध परसेंट बढ़त दिखाई दे। बिल्कुल, ये एक विश्लेषण है कि सिरसा लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा है वो बीजेपी के मुकाबले थोड़ी आगे आज के दिन दिखाई दे रही है। बाकी जनता तय करेगी कि उनका सांसद कौन होगा। चलिए अगली सीट भिवानी महेंद्रगढ़ की कर लेते हैं। वहां भी कहीं ना कहीं बहुत से एक घराने को नाराज किया गया और कहीं ना कहीं वो भी एक सिनेरियो पे चर्चा करनी बनती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो रावदान सिंह है और उधर अपना धर्मवीर है, दोनों में आपसी देखिए, अगर देखिए कैसे देखते वधावन जी भिवानी लोकसभा की बात करें तो भिवानी लोकसभा बेसिकली जाट और राव बाहुल्य से करें। बिल्कुल, अगर चौधरी बंसीलाल की विरासत की बात करें या उसके परिवार के संघर्ष की बात करें तो उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अपनी विरासत या अपने संघर्ष के बदले की वोट इंसान खुद ले सकता है, उसको वो डिवर्ट कितना कर पाता है वो बड़ा ये देखने वाला चैलेंज है। लेकिन कहीं न कहीं जेजेपी मुझे लगता है बीजेपी से मैनेज लगती है। वहाँ जेजेपी ने भी एक राव साहब को टिकट दी है, कहीं न कहीं कांग्रेस की वोट में सेंध लगाने का वहाँ प्रयास है। और राव दान सिंह भी 4 बार विधायक रहे हैं, उनका भी एक क्षेत्र में प्रभाव है। चौधरी धर्मवीर जी का अपना प्रभाव है। तो मुझे भिवानी का मुकाबला भी थोड़ा सा दोनों में टफ सा दिखाई दे रहा है। आज मैं देख रहा था राहुल जी की वहाँ बड़ी जनसभा थी, बहुत से लोग थे वहाँ पे। बिल्कुल है कि इस चीज से भी परिवर्तन होता है कुछ चीजों का। बिल्कुल हो सकता है। जितना चुनाव जो 5वें 6ठे चरण की तरफ से आए, मुझे लग रहा है ये इंडी गठबंधन है, थोड़ा सा मजबूती की तरफ आया है। मजबूती की तरफ आया तो निश्चित तौर पर वहां भी कहीं ना कहीं मजबूती है। और मुझे लगता है कि पिछले दिनों में देख रहा था कि किरण चौधरी भी कहीं ना कहीं अच्छी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अंदर खाते कौन किसका कहां कांटा निकालेगा वो देखने वाली बात है। फिलहाल आज कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां मजबूत नजर आ रही है और आप जो भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता है वो तय करेगी कि उनका सांसद कौन होगा। चलिए बात गुरुग्राम की कर लेते हैं। और गुरुग्राम में मुझे लगता है कि एक ही तरफा माहौल है। राव इंद्रजीत एक शख्सियत है और कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे से राजनीति में है, और उसके मुकाबले जिस प्रकार से एक अभिनेता है राज बब्बर मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, कैसे देखते हैं? अगर अपने लोकसभा की वधावन जी बात करें तो उसमें अपने सभी तरह के समुदाय की वोटों के साथ साथ हमारे मुस्लिम समुदाय की बहुत सारी वोट है। नहीं, गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम सीट की बात। हाँ, गुरुग्राम सीट में भी मुस्लिम समुदाय की बहुत सारी वोट, बिल्कुल बहुत सारी वोट है। अगर अपन सारी सीट का सर्वे करें तो मुझे कहीं न कहीं गुरुग्राम की लोकसभा सीट में अगर अपने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके थोड़ा सा पक्ष में ये बात है कि वो काफी सालों से है, अहिरवाल की बेल्ट है, दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं। और अगर कांग्रेस का थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि उन्होंने एक ठीक है चेहरा बड़ा है लेकिन उसका अपना कैडर नहीं है वहां पे। उसको स्थानीय कांग्रेस का कैडर कितना सहयोग कर पाएगा, कितने लोग नाराज हैं। नहीं, कांग्रेस की एक बात और भी है ना, कांग्रेस की खुद की बॉडी जो हरियाणा में होनी चाहिए वो नहीं है, संगठन नहीं है हरियाणा में, तो ये भी एक कारण माना जा सकता है। बिल्कुल कांग्रेस का यही एक ड्रॉबैक है। नहीं तो हरियाणा की जनता इस साल थोड़ा सा इस चुनाव में कांग्रेस की मुझे थोड़ा सा लगाव दिख रहा था। लेकिन कहीं न कहीं कुछ क्षेत्र में लगता है कुछ कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसा भी महसूस होता है।
तो यहाँ मुझे लगता है कि जो बीजेपी यहाँ मजबूत है गुरुग्राम सीट पे, और निश्चित तौर पर जब फैसला आप लोगों ने करना है और 25 मई को तय हो जाएगा कि आपका सांसद कौन है, और 4 मई को इसके नतीजे भी आ जाए, 4 जून को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। चलिए सीट फरीदाबाद की बात कर लेते हैं, तो वहाँ कैसे देखते हैं? बहुत सी फरीदाबाद में 2-3 बातें लगती है कमल जी मुझे। बिल्कुल। बहुत सारे सालों से कृष्णपाल गुर्जर जी वहाँ बनते आ रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी का जो ओरा जैसा बनना चाहिए था, मुझे जो स्थानीय लोगों से संपर्क के बिहार से जो एनालिसिस हुआ कि वो ओरा वैसा नहीं बन पाया। उनके परिवार पे, उसके नजदीकी लोगों पे कुछ और टाइप की छाप सी लगी। और जहां से कांग्रेस का उम्मीदवार है वो एक स्थानीय के साथ साथ वो थोड़ा सा मृदुभाषी है। बिल्कुल। तो कुछ पालों ने, कुछ खापों ने उसकी तरफ झुकाव का प्रयास किया, तो मुझे वहां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट लगती है। नेक टू नेक फाइट, बिल्कुल। उसमें मैं ना कांग्रेस को आगे कह सकता, ना बीजेपी को आगे कह सकता, और तीसरी और चौथी कोई पार्टियां भी उसको तिकोना वहां पे नहीं कर पाई। चलिए ये सारा विश्लेषण था, आपने सुना और तमाम चीजें एक गहराई तक जाने की कोशिश हम लोगों ने की, लेकिन नतीजा जो है वो सब साफ हो जाएगा, क्योंकि 25 मई को हरियाणा की जनता का दिन है। और हमारी अपील है आप पूरे आवाम को कि वोट का इस्तेमाल जरूर करें, अपनी वोट को डालें और वोट डालकर अपने नेता को चुनें। बने रहो हमारे साथ, और ये चर्चा आपको अच्छी लगी कमेंट करें, शेयर करें, और अपना कमेंट रखकर ये बताएं कि चर्चा कैसी थी और हमारा जो विश्लेषण था वो कैसा था। कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुझाव हो आपका वो भी कमेंट में कर सकते हैं। नमस्कार।